वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इन्वायरमेंटल साइंस में वो है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश यानी उड़न राख, यानी उड़ने वाली राख एक तरीके से। तो आज हम इसके बारे में ज़रा चर्चा करेंगे। देखो ज़रा फ्लाई ऐश क्या है। फ्लाई ऐश महीन कोयले से प्रज्वलित तापीय विद्युत स्टेशनों का उप उत्पाद है। यानी जब आप कोयले से बिजली बनाते हो तब उसके एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे फ्लाई ऐश उत्पन्न होती है। यह बहुत ही महीन पाउडर है जो हवा में बहुत दूर तक गमन करता है। इसका निपटान एक गंभीर समस्या है, यानी आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते, ये एक गंभीर समस्या के रूप में उभरता है क्योंकि महीन कण होने के कारण इसका भंडार स्थान तथा लागत बहुत बड़ी समस्या है। इससे धूल प्रदूषण जैसी स्वास्थ्यकारी चिंताएं जुड़ी हुई हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या होता है। अगर हम देखें फ्लाई ऐश में आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। ये बेसिकली इसमें तीन चीज़ें मिलती हैं। लेकिन आज के समय में हम इसका उपयोग और भी चीज़ों में कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, लोहा, बोरान, मालिब्डेनम और फसल की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के स्रोत के रूप में इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है या किया गया है। यानी फ्लाई ऐश को आप अगर चाहें तो खेत में एक प्रकार से खाद की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, फ्लाई ऐश क्षारीय मृदा के पुनरुत्थान के लिए जिप्सम के प्रतिस्थापन के रूप में भी कार्य करती है। यानी आप इसको जिप्सम के रूप में खेत में मिला सकते हो। फ्लाई ऐश की ईंटें हल्की होती हैं तथा ये मजबूत एवं टिकाऊ होती हैं। आज के समय में फ्लाई ऐश की ईंटें भी आ रही हैं, मतलब वैसे जो मिट्टी वाली ईंटें हैं वो तो है ही, इसके अलावा फ्लाई ऐश की ईंटें भी आ रही हैं, भूरे से रंग की होती हैं। इन्हें निर्माण तथा भवन निर्माण गतिविधियों में प्रयुक्त किया जाता है। फ्लाई ऐश का उपयोग परित्यक्त खानों के भरने के लिए भी किया जा सकता है। यानी ऐसी ब्लॉक्स जो खाली हैं उनको भरने के लिए भी फ्लाई ऐश हम यूज कर सकते हैं। अब देखो, कंक्रीट के साथ फ्लाई ऐश को मिलाने से एक अधिक टिकाऊ संरचना तैयार की जा सकती है जो जल तथा जंग के प्रति प्रतिरोधक होगी। ब्लैक कार्बन गैस अथवा काला कार्बन डीजल इंजन तथा कोयला दहन आधारित विद्युत संयंत्रों तथा जीवाश्म ईंधन का दहन करने वाले स्रोतों से उत्सर्जित एक धूमिल काला पदार्थ होता है जो इंजनों से निकलता है। इसमें पार्टिकुलेट मैटर का एक बड़ा हिस्सा उपस्थित होता है जो कि एक वायु प्रदूषक है। और देखते हैं ब्लैक कार्बन क्या है। ब्लैक कार्बन एक वैश्विक पर्यावरणीय समस्या है जिसका मानव स्वास्थ्य तथा जलवायु दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्लैक कार्बन का अंतःश्वसन, सांस तथा हृदय संबंधी रोग, कैंसर, यहां तक कि जन्म दोष सहित कई स्वास्थ्य मामलों से इसका संबंध है। ब्लैक कार्बन जलवायु परिवर्तन में भी योगदान देता है। वह वर्षा और मेघों के प्रारूप में परिवर्तन लाता है। आर्कटिक में ब्लैक कार्बन के जमाव से बर्फ और हिम के काले कणों जमाव से बर्फ और हिम काले कणों से ढक जाते हैं जिससे पृथ्वी द्वारा सूर्य किरणों के परावर्तित करने की क्षमता घट जाती है, जबकि ऊष्मा के अवशोषण और बर्फ के पिघलने की दर बढ़ जाती है। यानी अगर आप बर्फ के ऊपर ये काले रंग की परत जमा दोगे, ये ब्लैक कार्बन जो है, तो क्या होगा, काले रंग की परत गर्मी को ज़्यादा अवशोषित करेगी। ज़्यादा अवशोषित करेगी तो उससे क्या होगा, गर्मी ज़्यादा होगी। गर्मी ज़्यादा होगी तो बर्फ़ ज़्यादा पिघलेगी और जो है ग्लेशियर हमारे मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं जियोग्राफी में हमने पढ़ा था एल्बिडो। तो मैं आपको एल्बिडो वाले टॉपिक में, जब हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एल्बिडो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एल्बिडो इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों क्योंकि धरती पर आने वाली ऊष्मा जो है या प्रकाश जो है उसका ज़्यादातर हिस्सा धरती परावर्तित कर देती है। और वहाँ मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे ज़्यादा जो एल्बिडो का मान है वो बर्फ़ का ही होता है, ताज़ी बर्फ़ का ही होता है 95% तक, है ना। इसीलिए जो बर्फीले इलाके हैं वहाँ पे धूप पड़ने के बावजूद भी वो पिघलते नहीं है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला पॉइंट देखो, जल संभर विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बंजर भूमि के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं: सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम तथा एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। अगला पॉइंट देखिए,
रैट होल माइनिंग, ये भी महत्वपूर्ण है, काफ़ी चर्चा में है, रहती है अक्सर करके चर्चा में, इसको भी देख लेते हैं। रैट होल माइनिंग क्या है? रैट होल माइनिंग एक बहुत छोटी व संकीर्ण सुरंगों की खुदाई होती है जो आमतौर पर पहाड़ी ढलानों पर केवल 3 से 4 फीट ऊंची होती है। श्रमिक इन संकीर्ण सुरंगों में प्रवेश करते हैं और कोयला निकालते हैं। ज़्यादातर जो रैट होल माइनिंग है ये मेघालय में होती है, ध्यान रखना। और रैट होल माइनिंग ज़्यादा बड़े लोग नहीं कर सकते क्योंकि इनकी जो सुरंग होती है बहुत छोटी होती है, तो ज़्यादातर बच्चे करते हैं ये काम, ध्यान रखना। रैट होल माइनिंग ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चे करते हैं मेघालय के, उनको पैसे दिए जाते हैं कि आप जाओ अंदर से कोयला निकाल के लाओ। और चूंकि इसमें प्रॉपर सेफ्टी होती नहीं है, इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि ये सुरंगें धंस जाती हैं और बच्चे उसमें मारे जाते हैं। तो रैट होल माइनिंग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ है। अगला पॉइंट देखो, एनजीटी द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बाद मेघालय के कई हिस्सों में रैट होल माइनिंग अभी भी प्रचलित है। मैंने बताया ना आपको, कई वर्षों से मेघालय राज्य में इस प्रकार के खनन का अभ्यास किया जा रहा है। अगला पॉइंट देखिए, ग्रीन हाउस मतलब ग्रीन बिल्डिंग, हरित भवन क्या है? ऊर्जा संकट से उबारना, पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना तथा ऊर्जा उपयोग क्षमता की वृद्धि करना। हरित या सतत भवन निर्माण, मरम्मत, संचालन तथा रख रखाव और विध्वंस के स्वास्थ्यप्रद और अधिक संसाधन दक्ष प्रतिदर्शों का निर्माण और प्रयोग का कार्य है हरित भवन। ठीक है ना? हरित भवन के क्या क्या इसमें घटक हैं वो देख लो। ऊर्जा दक्षता और पुनर्नवीकरण ऊर्जा, जल दक्षता, पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर निर्माण सामग्री और विशिष्टताएं, अपशिष्ट न्यूनीकरण, विषाक्तता न्यूनीकरण, घर के अंदर वायु की गुणवत्ता, स्मार्ट ग्रोथ और सतत विकास, ये इसकी विशेषताएं हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। क्लोरोसिस आमतौर पर तब होता है जब पत्तियों को अपनी ज़रूरत के लिए आवश्यक क्लोरोफिल के संश्लेषण हेतु पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाते। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड तथा ओजोन के जोखिम शामिल है। और लास्ट पॉइंट आज के वीडियो का, हेपेटाइटिस सी यकृत से संबंधित रोग है, ध्यान रखना। इसके विषाणु रोग ग्रसित व्यक्ति के रक्त तथा शरीर के द्रव द्वारा फैलते हैं। आप इससे निम्न तरीके से ग्रसित हो सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं? दूषित सुई, जन्म से माँ के द्वारा। हेपेटाइटिस सी एक साथ खाने या सामान्य स्पर्श से नहीं फैलता है। तो ये बेसिकली इसके 2 तरीके, या तो आपको जन्म से ही हो सकता है या फिर आप किसी दूषित सुई का इस्तेमाल कर लें जो पहले से ही संक्रमित है हेपेटाइटिस से, तो आपको हो सकता है। तो ये हुआ साथियों आज का छोटा सा वीडियो। इसके आगे और भी फैक्ट है जिनकी चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम जुड़ने के लिए दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।